What's up everyone? Welcome back to our beautiful such channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon and share, comment and like the videos. Let's begin. Concave in prices. Concave in prices. ओके, लेबर मार्केट। गाइस ऐसा होता है कि हमारी अगर आप पढ़ते हो तो एक इंस्टीट्यूट है ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ये लोग मोस्टली लेबर मार्केट के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, पहले आप समझना लेबर मार्केट होता क्या है। लेबर मार्केट की इंपॉर्टेंस ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी है। जब हम लोग क्लासिकल थ्योरी पढ़ते थे और क्लासिकल थ्योरी के अंदर AS की डेरिवेशन करते थे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर। जब हम वहां पे पढ़ते थे, वहां पे AS की डेरिवेशन करते थे, तो हमें वहां पे लेबर मार्केट की जरूरत होती थी। बिकॉज AS इज व्हाट, मैं अपनी कितना लेबर सप्लाई करूंगा इकोनॉमी के लिए। इट डिपेंड्स कि कितना मेरा अवेलेबल है। कितना मेरा अवेलेबल है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट। एक बार बताओ, एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, मैं या आप हो या मैं हूं, कोई भी है, हम लोग फ्री है, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, जा रहे हो, ठीक है, मान लो आप अवेलेबल हो, ठीक है, तो अब आपके पास 24 घंटे है, तो 24 घंटे में से आप कितने टाइम काम कर रहे हो, कितने टाइम आराम कर रहे हो। ठीक है, अच्छा, आप जो काम कर रहे हो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, आपकी कितनी इनकम है। ठीक है, तो मल्टीपल चीजें जिन पे डिपेंड करती है, उसी के बेसिस पे हम अपनी इकोनॉमी के अंदर खुद की सप्लाई करते हैं। कभी आपने सोचा कि कॉलेज वाले में इतना टाइम देते हैं, कंपनी वाले हमसे 8 से 10 घंटे लेते हैं, या समय से हमें 2.5 घंटा प्रोवाइड कर रहे हैं डेली बेसिस पे सब्जेक्ट। ये कैसे डिसाइड हो रहा है? ये डिसाइड हो रहा है इसी चीज पे कि हमारा कितना टाइम रेस्ट के लिए अवेलेबल है, कितना टाइम वर्क के लिए अवेलेबल है। राइट, अब एक एक करके चीजों को समझना। हमारी इकोनॉमिक्स में लेबर मार्केट को बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ मैक्रो फाउंडेशन। राइट, मैं आपको शॉर्ट में, मैं जो पढ़ाने जाना, मैं जो पढ़ाना चाहता हूं, मैं आपको माइक्रो के बेसिस पे पढ़ाऊंगा, लेकिन जो डिस्कस कर रहा हूं वो मैं मैक्रो की बात डिस्कस कर रहा हूं। मैं शॉर्ट में आपको एक साइड में कंसेप्ट बता देता हूं, उसको नोट मत करना, जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं। जो फ्रेंड्स हम लोग क्लासिकल इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो क्लासिकल इकोनॉमी के अंदर हमें 2 चीजों की जरूरत होती थी, लेबर सप्लाई एंड लेबर डिमांड, है ना। मैं जो यहाँ पे बनाने वाला हूं उसको नोट मत करना, क्योंकि ये तब की बातें होंगी जब हम क्लासिकल पढ़ेंगे। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेबर सप्लाई, लेबर डिमांड। लेबर डिमांड कौन करते हैं? लेबर डिमांड ऑब्वियसली बात है फर्म्स करती है। अच्छा, फर्म के हिसाब से जो लेबर डिमांड होता है वो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं वेजेस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप हाई वेज डिमांड करोगे तो भाई हम कम डिमांड करेंगे। अगर आप कहते हो मुझे ज्यादा पैसा चाहिए तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी, तो नो डाउट फर्म का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जहां बात आती है लेबर सप्लाई, तो लेबर सप्लाई हाउस होल्ड करते हैं। अच्छा, हाउस होल्ड का मतलब हो जाता है, जैसे अब मैं एक हाउस होल्ड का पार्ट हूँ, ठीक है, तो मेरे पास टोटल 24 घंटे थे, तो 24 घंटे में से मैंने इनमें से इनको 3 पार्ट में डिवाइड करा। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, 8 आवर्स मैंने स्लीपिंग आवर्स में लगा दिए। नॉर्मल डॉक्टर कहते हैं 8 घंटे सोना चाहिए, उन्हें क्या पता डॉक्टर के 8 घंटे, 8 घंटे तो हमारे लगी वो समझ गए क्या कहना। 8 घंटे तो हमारी एक आज मसले में निकल जाते हैं। लॉकडाउन कितना सोए हम लोग, चलो आप आउट ऑफ जो 8 आवर्स हमारे स्लीपिंग आवर्स से, ठीक है। 8 आवर्स जनरली मैं बात कर रहा हूँ वर्किंग आवर्स से, ठीक है। बाकी 8 आवर्स हमारे पर्सनल वर्क के लिए, ठीक है, अलग चीज है हमारी। अब जो हम कह रहे हैं 8 घंटे वर्किंग के हैं, वो किस बेसिस पे डिसाइड हुए हैं? अच्छा, मान लो कि डिसाइड हो गए, तो दिस इज द लेबर सप्लाई विच इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द हाउस होल्ड। यानी ये कंफर्म हो गया कि हम अपने 24 घंटे में से 8 घंटे इकोनॉमी को देंगे। राइट, एंड इस बेसिस पे जो, अच्छा एक बात है, दूसरी चीज, लेबर सप्लाई का वेजेस के साथ में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। भाई अगर मुझे ज्यादा वेजेस ऑफर होंगी, मैं ज्यादा इकोनॉमी में जाऊंगा, ठीक है, ये बात तो कंफर्म है। लेबर डिमांड का वेज के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कहीं ना कहीं टेक्निकली हमारे पास लेबर के डाउनवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम बनते हैं, ये बात तो आप लोग मानते हो मेरी, ठीक है। दिस इज वेज, रियल वेज, दिस इज लेबर, तो दिस इज लेबर सप्लाई, दिस इज लेबर डिमांड। तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, दिस इज एक्चुअल लेबर,
मार्केट में डिमांड कितनी थी और सप्लाई कितनी थी। तो मेरा कहने का मतलब ये, इसको नोट नहीं करना है, जब क्लासिकल पढ़ाऊंगा तो फिर उसकी सारी बातें चलेंगी। मैं कहना चाहता हूं कि जो लेबर सप्लाई का डिसीजन होगा ना वो यहां पर होगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब था कि जो यहाँ पे लेबर सप्लाई का डिसीजन हो रहा है वो यहाँ पे नहीं है, वो डिसीजन यहाँ पर, ठीक है। एक बात ये, दूसरी चीज ये, आईएसए वाले हर साल क्वेश्चन पूछते हैं किसी चीज पे। वो क्या करते हैं आपको मैं आपको बता देता हूँ। जनरल लेवल पे सोचना, एक कंट्री है, उसकी गवर्नमेंट है, उसकी गवर्नमेंट को चीजों की प्रोडक्शन करनी है, ऑब्वियसली बात है आउटपुट का ध्यान रखना है। आउटपुट आ गया, अब वो जो आउटपुट है वो कैसे बनेगा, वो बनेगा कैसे बनेगा, वो बनेगा दो चीजों से, एक लेबर से और एक कैपिटल से, ठीक है। लेबर कौन सी वाली, ये वाली लेबर। कैपिटल कौन सी वाली, वो जो इन्वेस्टमेंट मार्केट में कैपिटल डिमांड की जाती है, ठीक है। अब जो लेबर है वो ये वाली है। अच्छा, इसके अंदर दो लेबर की चीज आ रही थी, ये जो एल स्टार है वो दो पे डिपेंड है, एक लेबर सप्लाई पे और एक लेबर डिमांड पे। लेबर डिमांड का मतलब हो जाता है फर्म, लेबर सप्लाई मतलब हाउस होल्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे लेबर सप्लाई की बात करनी है फिर मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, लेबर सप्लाई इंडिविजुअल बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल के बेसिस पे सॉल्व कर रहे हैं, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, राइट। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, लेबर सप्लाई निकालना है। लेबर सप्लाई का मतलब होता है मैं कितने घंटे काम कर रहा हूं, कितने घंटे काम कर रहा हूं मतलब कितने घंटे में आराम भी कर रहा हूं अलग अलग पार्ट्स में। जो मेरा आराम करना है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स कि मैं कितना कमा रहा हूं, राइट मैं कितना कमा रहा हूं, और फिर वो जो मैं कमा रहा हूं मैं कितना कंजम्पशन पे खर्च कर रहा हूं, और वो जो मेरी कंजम्पशन है वो रिप्रेजेंट होती है बाय यूटिलिटी, ठीक है। और उसमें जो यूटिलिटी होती है फिर मैं अपनी वहां पे ऑप्टिमम वैल्यूज को सॉल्व करता हूँ, फिर वहां पे मेरी एक्स और वाई की डिमांड निकल के आती है, और उस एक्स और वाई के अंदर दो चीजें इंक्लूड होती है, प्राइसेस और इनकम। प्राइसेस आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, घूम फिर के हम कहां घूम के आ गए, एंड ऑफ द डे आउटपुट पर, क्योंकि आउटपुट प्राइस में फिर रिलेशनशिप हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है दिस इज अ सर्कल। गवर्नमेंट ने ऐसे शुरू करा था, भाई एक बात बताओ, ये गवर्नमेंट, अब देखो इसको ऐसे समझना, नोट कुछ नहीं करना है आपको अभी तक, जो मैं जब लोगों को तब नोट करना है। गवर्नमेंट ने बोला कि हमारी इकोनॉमी के अंदर एग्री डिमांड है, ठीक है। अब वो एग्री डिमांड के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट चाहिए। एम्प्लॉयमेंट का मतलब एल स्टार चाहिए। एल स्टार दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक लेबर डिमांड, लेबर सप्लाई। लेबर डिमांड फर्म की साइड से होगी इसलिए हम उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। लेबर सप्लाई बाय हाउस होल्ड होगा तो हमने हाउस होल्ड लिख दिया। अब हाउस होल्ड जो लेबर सप्लाई कर रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक लेबर सप्लाई का मतलब हो जाता है कि वो कितना टाइम वर्क कर रहा है और कितना टाइम वो रेस्ट कर रहा है, ठीक है। साथ साथ वर्क और रेस्ट, जहां मैं वर्क की बात करता हूं वहां पे एक चीज और आती है, कंजम्पशन, क्योंकि मेरी जो कंजम्पशन बेस्ड होगी वो वर्क के ऊपर होगी। अगर आप लोग आज कार से घूम रहे हो तो इट डिपेंड्स कि भाई आपकी इनकम कितनी है, और आपकी इनकम का मतलब है आप कितना काम करो तभी आप कार से घूम रहे हो, ठीक है। और जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन ऑब्वियसली बात है एक यूटिलिटी के थ्रू निकल के आती है, मतलब प्रेफरेंस। और जब हम यूटिलिटी की बात करते हैं तो फिर हम यहाँ पे जैसे ऑप्टिमम वैल्यूज की बात करते हैं, एक्स और वाई की बात करते हैं, या आप कह सकते हो इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं। और वो जो इंडिविजुअल वाले जब एग्रीगेट लेवल पे बनते हैं तो फिर एग्रीगेट डिमांड बन जाती है इकोनॉमी की। तो एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को फिर से उसकी जरूरत होती है। तो दिस इज द होल स्टोरी। कहीं ना कहीं इकोनॉमी घूम रही है बार बार, और चीजें इसमें और भी इंक्लूड हो सकती है अगर मैं लेबर डिमांड का डिस्कशन करने लग जाऊं। लेबर डिमांड के डिस्कशन का मतलब हो जाता है कि इकोनॉमी के अंदर अगर आप लेबर हो और मैं फर्म वालों प्रोड्यूस करूं तो मैं आपकी डिमांड करूं। आपने बोला जी मुझे प्राइस ज्यादा चाहिए, मैंने बोला जी ठीक है ले लो प्राइस ज्यादा। आपने जो प्राइस वेज ज्यादा चाहिए, आप जो मुझसे वेज ज्यादा मांग रहे हो उसको मैं रिकवरी कहां से करूंगा, उसकी मैं आउटपुट के प्राइसेस से। और अगर मैं आउटपुट के प्राइसेस से रिकवरी करूंगा तो ऑब्वियसली प्राइस को बढ़ाऊंगा, और जहां अगर प्राइस को बढ़ाऊंगा तो इन्फ्लेशन आएगा और कहीं ना कहीं एजेंट की डिमांड अफेक्ट होगी। और अगर वो डिमांड अफेक्ट होगी तो एडी अफेक्ट होगा, और एडी अफेक्ट होने का मतलब है वो फिर से चीजें अफेक्ट होंगी। तो इकोनॉमी के अंदर हर कुछ मिक्सचर है, ठीक है। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब मैंने ये राम कथा क्यों डिस्कस की है, एक्चुअली द रीजन बिहाइंड आईआईटी वाले ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपको, ठीक। इसलिए कभी उनके पास्ट ईयर पेपर देखना तो आधे आधे एक एक पेज की होते हैं, कभी देखना मौका मिले तो पास्ट ईयर एक एक पेज इसके पास्ट ईयर होते हैं। अच्छा, होता कुछ नहीं उसके अंदर, सिर्फ वो कहानी बता रहे होते हैं। आईआईटी वाले क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमी बताते हैं, अपनी इकोनॉमी, ठीक है। वो अपनी इकोनॉमी को क्वेश्चन देते हैं,
मेरी ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब जहां से लिखना स्टार्ट करूंगा वो नोट करना, ये नोट मत करना। रेस्ट अभी मैं भी डिस्कस करूंगा। रेस्ट मतलब आप कितना टाइम आराम कर रहे हो। मान लो क्यों काउंट नहीं होगा? ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं किसी दिन छुट्टी ले लूं कि जी मुझे आराम करना है और दिन आपकी क्लास थी, तो ऑब्वियस ही बात है मैंने उस दिन की इनकम कम कर दी अपनी, मेरा तो उस दिन वर्किंग आवर्स खत्म ना, ठीक है। तो रेस्ट भी मैं खरीदता हूं, ठीक है। अगर मैं मजदूर हूं, एग्जांपल डेली वेजेस वाला, ईट करी हाँ मैंने बोला मजदूर करी वेरी गुड, ठीक है। ईटे उठाता एग्जांपल में, तो ऑब्वियसली डेली वेजेस वाला हूं मैं, तो जिस दिन मैं नहीं जाऊंगा काम पे मुझे मजदूरी नहीं मिली, है ना ऐसे कह रही थी मैं नहीं बताऊंगी किसी को, है ना अच्छा ऐसा बहुत बार होता है, जैसे मैं ऑब्वियसली बात है कभी भी मैं अगर पढ़ा रहा होता हूँ ना, मेरे में खास बात है मैं अपनी बेइज्जती करूंगा, क्योंकि मुझे क्लास का माहौल थोड़ा अच्छा करना है ना, हंसी मजाक का कुछ क्यों बताओ यार, अब मैं आपकी बेइज्जती करूँ कहाँ अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं फिर ना, तो अपनी बेइज्जती। अच्छा जब मैं अपनी इंसल्ट करता हूँ ना पढ़ाते हुए, अपनी इंसल्ट करता हूँ पढ़ाते हुए, मजा इतनी हंसी इस बात पर नहीं आती कि मैंने क्या बोला, सबसे हंसी आती जब बच्चे हाँ मैं मिला रहे होते हैं, हाँ ठीक कह रहे हो मैंने कुछ अपने को नेगेटिव बोला, हाँ ठीक कह रहे हो ठीक है चलो। अच्छा भाई अब नोट करना है, लेबर मार्केट आज ही जाके, आज टुडे, ठीक है, चैप्टर नंबर 16 ऑफ स्नाइडर एंड निकोलसन। गाइस ध्यान रखना, कंटेंट के नाम पे मेरे पास ढेर कंटेंट है, लेकिन मैं फिर भी आपको बुक का रेफरेंस दे रहा हूं, ठीक है, बुक से जरूर रीड करना। अब समझना होता है क्या है गाइस, हमारे पास टोटल हम सबके पास टोटल जो आर्स होते हैं वो टी आर्स होते हैं, टोटल टी आर्स, ठीक है। समझना, यहाँ पे नोटिंग करनी है, समझना भी है। हमारे पास सबके पास टोटल टी आर्स होते हैं। अभी जो टी आर्स है ना, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। इन टी आवर्स में या तो मैं वर्क करूंगा या मैं रेस्ट करूंगा। अच्छा ध्यान रखना, स्लीपिंग आवर्स मतलब सब कुछ यही है, मतलब इसमें कंफ्यूज मत होना सर। स्लीपिंग आवर्स हाँ मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे, ठीक है। टोटल टी आवर्स मेरे पास एक काम के लिए और एक आराम के लिए, तो कहने का मतलब हो जाता है वर्क प्लस रेस्ट इज इक्वल टू टी। अच्छी बात क्या है, यहाँ पे हमेशा इक्वालिटी आएगी, ठीक है, यहाँ पे हमेशा इक्वालिटी आएगी, इनइक्वालिटी कभी नहीं आएगी। कभी आप जैसे इनकम में आते ना, बजट कांस्टेंट में आता है, इनइक्वालिटी यहाँ पे कभी नहीं आएगी। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई व्हाट इज वर्क, तो वर्क आप बोलोगे सर टोटल टाइम जितने अवेलेबल है मेरी जिंदगी के लिए, उसमें से मैं कितना टाइम रेस्ट कर रहा हूँ। तो दिस इज बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, पहली इक्वेशन ये आ गई निकल के। आफ्टर दैट अब होता है क्या है कि मैंने मान ली बात, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं कुछ भी काम कर रहा हूं, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ भी काम कर रहा हूं, तो मेरी एक कंजम्पशन है, ऑब्वियसली बात है, अब मेरी कंजम्पशन है। ध्यान रखना जो कंजम्पशन है ना, ये लमसम है। तो मतलब कोई पीजी में रहता है, एग्जाम्पल पीजी में रहते हो एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ पीजी शायद जाते हो, क्योंकि मैं कभी रहा नहीं तो मुझे पता नहीं इसके बारे में। तो कुछ पीजी ऐसे होते हैं जो वन टाइम अमाउंट लेते हैं, ठीक है, वन टाइम, जैसे उन्होंने महीने का एक अमाउंट डिसाइड कर रखा है, उसे में आपका रहना भी हो गया, मेरे ख्याल से खाना भी वहीं से ही हो गया, वाईफाई भी, इलेक्ट्रिसिटी भी, बिजली का जो भी वाटर सप्लाई एवरीथिंग उसमें आ जाता है। तो यानी तुम्हारी सारी कंजम्पशन को हमने एक सी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, एक सी में कन्वर्ट कर दिया, और फिर उस सी का डेफिनेटली कोई ना कोई प्राइस होगा जो आप पे कर रहे हो। सो दिस इज एक्सपेंडिचर। अब पहले हम लोग क्या करते थे, कंजम्पशन को दो पार्ट में डिवाइड करते थे, गुड एक्स और गुड वाई, भाई एक एक्स से और एक वाई से। अब हम क्या कह रहे हैं, कंबाइंड है। दिस इज बेसिकली व्हाट, ये क्या है, ये बताता है देयर आर एंड गुड्स इन द इकोनॉमी, एंड गुड्स शो कर रहा है। अच्छा ये जो कंजम्पशन है ये लेस देन और इक्वल टू होगी किसके, जो कंजम्पशन है लेस देन और इक्वल टू होगी किसके, मेरी वर्किंग इनकम के, या आप कह सकते हो मेरी इनकम की होगी, एग्जांपल मेरी टोटल इनकम। अच्छा इनकम इज व्हाट, जो मेरे पास आ रहा है, जो मेरे पास आ रहा है, ठीक है। चलो एक एक करके, ये पी सी लेस देन और इक्वल टू, अब मेरी जो इनकम है
ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है, ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक वो इनकम जो मैं वर्क करके अर्न कर रहा हूँ, ठीक है, एक वो इनकम होगा, और एक वो इनकम जो मैं विदाउट वर्क करे अर्न कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको हम कभी कभी नॉन लेबर इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया जी, एक तो होगी मेरी वर्किंग इनकम और एक होगी हमारी नॉन लेबर इनकम। एक होगी वर्किंग इनकम और एक होगी हमारी नॉन लेबर इनकम। क्लियर? वर्किंग इनकम एंड एक होगी नॉन लेबर इनकम। एक एक करके बात करेंगे। वर्किंग इनकम का मतलब क्या होता है? वर्किंग इनकम का मतलब मेरे, अब खुद सोचो मैंने कितने आवर्स वर्क करा, खुद सोचो मैंने कितने आवर्स वर्क किया और जो मैंने वर्क करा है उसका मुझे पर आवर कितना वेज मिला। गॉट इट? मैंने कितने आवर्स वर्क किया और जितने आवर्स मैंने काम किया पर आवर का मुझे कितना वेज मिला। अच्छा, ये जो नॉन लेबर इनकम है ना, मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसको, नहीं मैं बताऊंगा, इसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं अभी। मैं एम मान लेता हूँ इसको, आप कोई और सिंबल मान लो, आपको मर्जी है। मैं एग्जाम्पल के लिए इसको एम मान लेता हूँ, ठीक है? हाँ जी, ठीक है मैडम जी, ठीक है भाई जी। चलिए, यहां तक मेरे पास समझ में आ गई। अब मैं एक बार ना आपको शॉर्ट में ये बता देता हूँ, जो वर्क वाला कंसेप्ट है, ये जो वर्किंग इनकम है, वर्क का फॉर्मूला था टोटल टाइम माइनस का रेस्ट। एम राइट हियर? अब मैं काम कर सकता हूं, ये जो वर्क है इसकी जगह मैं चीजों को ठीक कर दूं जरा। वर्क की जगह मैंने लिख दिया टोटल टाइम माइनस का आर, ठीक है, टोटल टाइम माइनस का आर। और ये कितना हो जाएगा जी? ये तो वेज है, ये एम, ठीक है, ये एम। यहां पर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं उसको, पी सी लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू आर प्लस का एम। पी सी लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू आर माइनस का एम। एम इज व्हाट? एम इज द नॉन लेबर इनकम, ध्यान रखना। अब मैंने क्या करा, पी सी इधर रखा। अब एग्जाम्पल समझना, डब्ल्यू आर को मैं इधर लिया प्लस डब्ल्यू आर, क्यों लाया मैं बताऊंगा आपको अभी, ठीक है? ये चीज आ गई। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहाँ पे जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन अगेन इज बेसिकली व्हाट? एक खर्चा और जिस पर प्राइस है पी। सिमिलरली ये जो रेस्ट होता है ना, रेस्ट आराम, ये भी फ्री का नहीं होता है ना, ये भी चार्जेबल होता है। उसका चार्ज होता है डब्ल्यू मतलब वेज। मान लो मैं अगर आर्ली बेसिस पे चार्ज करता हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है, मैं आपको वो बताता हूँ। एक इंस्टीट्यूट है वाजिरामन रवि, पूसा रोड पर, करोल बाग, सुना है? वाजिरामन रवि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है फॉर सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, ठीक है। अच्छा, ओझा सर का नाम सुना है? ओझा सर वहीं पढ़ाते थे, ओझा सर वहीं से निकले। मैं ओझा सर और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स की तरह भी, मैं कुछ दिन पहले मिला भी था उनसे। ओझा सर, ओझा सर, एक ओझा सर है, बहुत टॉप लेवल के टीचर है, ठीक है। चलो सुन लो ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूँ। वहां पे कितना बड़ा भी टीचर हो, कितने बड़े भी टीचर हो, सीनियर मैं हूं या और उससे तो कई गुना सीनियर टीचर बड़े हुए, वो आर्ली बेसिस पे पढ़वाते हैं, आर्ली बेसिस पे, ठीक है। आर्ली बेसिस का मतलब होता है 1 घंटे को इतने पैसे देंगे, इंस्टीट्यूट देता है, बच्चे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं, किसी की ब्रांडिंग नहीं, इंस्टीट्यूट की ब्रांडिंग है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर कोई टीचर मान लो 5 घंटे के लिए वर्क कर रहा है और वो किसी घंटे काम नहीं कर रहा, वो कहता है जी मुझे कॉफी पीनी, आराम करना है, तो उसकी इनकम वेज कट जाएगी उसमें 1 घंटे। तो आराम हराम है आराम फ्री करनी है, तो आराम कीजिए। यहाँ पे ये रेस्ट है, तो ध्यान रखना, जो यहाँ पे डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू यानी वेज जो है, दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेस्ट। कभी कोई पूछे कि व्हाट इज डब्ल्यू हेयर, डब्ल्यू इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रेस्ट, ठीक है। एंड व्हाट इज द पी हेयर, प्राइस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन। इफ यू गेट समथिंग यू हैव टू पे समथिंग, ठीक है। अगर आपको कोई चीज चाहिए, लेनी है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा, दैट इज प्राइस। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे टी की बात करता हूं, तो टी इज दी टोटल टाइम, ठीक है।
और मैंने अगर यहाँ पे WT की मल्टीप्लाई कर दी तो दिस इज टोटल पॉसिबल इनकम। अब एग्जाम्पल मैं आपको छोटा देता हूँ, एग्जाम्पल समझना जरा। हमें मजदूर से कहते हैं या चलो हम टीचर से बात कर लेते हैं, उन्हें हम आर्ली बेसिस पे काम करवाते हैं, या मुझे किसी ने ऑफर करा कि भाई सर ऐसा हम आर्ली बेसिस पे आपसे पढ़वाएंगे, है ना। मैंने कहा ठीक है। अच्छा मान लो मैं बहुत सारे आर्ट्स पढ़ाता हूँ, एग्जाम्पल आर्ली बेसिस पे, ठीक है। आपको क्या लगता है मेरे पास 24 घंटे टोटल, मैं 24 घंटे पढ़ाऊंगा? यार कुछ तो मेरे भी पर्सनल आर्ट्स होंगे, कुछ तो मैं मना करूंगा, कुछ तो टाइम में छोड़ूंगा, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म है कि जितने टाइम में काम नहीं कर रहा उतने टाइम की मेरी इनकम मुझसे दूर जा रही है। इस बात को दिमाग में रखना, ये कंफर्म है। इसका मतलब ये होता है कि सोते हुए भी हम इनकम खो रहे हैं। अगर जो वो सुना है ना आप लोगों ने कि भैया हमने सुबह जल्दी उठ के मेहनत करी है, लेट नाइट काम किया है, वो क्या है? वो यही तो है। उन्होंने लेट नाइट काम किया, उनको इनकम मिल गई, हमने आराम किया, हमें इनकम नहीं मिली। तो पॉइंट मेरा ये है डिस्कशन करने का, अगर मैं टोटल आर की मल्टीप्लाई डब्ल्यू से कर देता हूँ, टोटल आर के अंदर सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, तो टोटल आर बेसिकली रिप्रेजेंट टोटल पॉसिबल इनकम। पॉसिबल वर्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई तुम अब तो उतना कमा सकते हो, थे हो जो भी है, ठीक है, वो चीज। सिमिलरली यहाँ पर जो एम है वो नॉन लेबर इनकम है। अब इस एम के लिए मैं यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ। जो एम होता है इसको मैं कभी कभी एटीट्यूड के नाम से जानता हूँ। एटीट्यूड, घमंड। छोटा एग्जाम्पल, जैसे आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हो, आप बीएससी में हो, या आप आईएसए में हो, आप जेएनयू में, आप आईजीआईटी में, किसी एक जगह हो, ठीक है। और मान लो आपको कंपनी ऑफर करती है। अच्छा जैसे भाई ने बोला पीजी में, मैं एग्जांपल बोला, मेरी बात समझना जो मैं समझाना चाहता हूँ। भाई ने बोला मैं पीजी में रहता हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है, पीजी में रहने का मतलब खर्चा घर वाले भेज रहे होंगे। चलो मैं तुम्हारी बात नहीं कर, किसी एक्सपायर की बात करो, उसका खर्चा घर वाले भेज रहे हैं। अच्छा घर वाले एग्जाम्पल 50,000 रुपए भेज रहा महीना, एग्जाम्पल, ठीक है। भाई खुश होने लगा 50,000, मैं तो जिंदगी में पीछे में रह लू। एग्जाम्पल 50,000 जो भेज रहे हैं खर्चा, ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस। अब कंपनी वाले, अच्छा वो कब तक भेज रहे हैं? जब तक बंदे की, जब तक इनकम सोर्स बंदे की स्टार्ट नहीं होगी तब तक तो भेज रहे हैं। ये थोड़ी तुम भी दो, ऐसा तो है नहीं। अच्छा अब होगा क्या? जब तक इनकम सोर्स नहीं है तब तक भाई घर वाले खर्चा उठाएंगे, जो कि लीगल भी है। मेरे ख्याल से आप पे भी अप्लाई होता है, सब पे भी अप्लाई होता है ना। घर वाले खर्चा उठा रहे जब तक भी तुम्हारा इनकम सोर्स है। अच्छा तुम काम नहीं करते, तुम अपना खुद का खर्चा पता है, मेरा मंथली इतना खर्च होता है ना, मेरा मुझे खर्चा तो बताइए अपना, एक्सपायर इतना खर्चा होता है। अब तुमको ये पता है कि अगर मेरी जॉब लग गई तो घर वाले पैसे देना बंद करेंगे। अब मुझे बताओ, पहली बात जो तुमको बगैर काम करे इनकम मिल रही है वो क्या है हमारे लिए? एम। पहली बात तो ये। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें जो इनकम मिल रही है वो इससे कम है, बगैर काम करे पैसे मिल रहे हैं, और जो काम करने के बाद पैसे मिल रहे हैं वो इससे कम है, तो काम करोगे? कदे नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि भाई बगैर काम करे एक अमाउंट मिल रहा है और खर्चे बढ़िया चल रहा है। दैट्स व्हाई मैं इसको एटीट्यूड बोलता हूं। जब आप डीएससी में भी होंगे एग्जांपल, अगर आपको जैसे कंपनीज है, ठीक है, आपसे कोई उस टाइम बोले जी मैंने ट्यूशन पढ़ा था, मैं हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, एक्सपायर इनकम सोर्स आपको दे, अब मना कर दोगे। क्यों? मेरे को जो बाद में जॉब मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी, समझ रहे हो? तो वही सब चीज है। तो ये जो होता है ना, ये बेसिकली नॉन लेबर इनकम होता है, और ये नॉन लेबर इनकम का नो इको मीनिंग। कभी कोई पूछे कि भाई नॉन लेबर इनकम का मतलब क्या होता है, तो नॉन लेबर इनकम का मीनिंग कुछ नहीं होता, ठीक है, नो इको मीनिंग, गॉट इट। नॉन लेबर इनकम का कोई मतलब नहीं होता। नहीं, मैं आप फिर ना आप अलग जगह जा चुके, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये हर वो इनकम है जिसमें कोई काम नहीं करना पड़ रहा। आप रेंटल मान लो, इन्वेस्टमेंट मान लो, ठीक है, या एक्सपायर कुछ भी मान लो, ठीक है, कुछ भी एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं। ये बात में समझ में, अभी और डिस्कशन होगा इसके ऊपर, मैं रब कर दूं। तो फाइनल बेसिस पे जो मेरी बजट कॉन्स्टेंट बना है वो ये बना है, जो मैंने बजट कॉन्स्टेंट बनाया गाइस वो ये बना, दैट इज पीसी प्लस डब्ल्यूआर व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यूटी प्लस का एम, ठीक है। फाइनल मेरा ये बना। अब मैं यहाँ पे थोड़े से डिस्कशन करता हूँ। अगर मैं बात करूं अपना बजट कंस्ट्रेंट की, बेटा मुझे बताओ कोई डाउट हो तो?
मुझे बताओ कोई बात हो तो। नहीं, मेरे पास 24 घंटे थे, मुझे किसी ने बोला था कि भाई आर्ली बेसिस है ना, तो टोटल पॉसिबल इनकम। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ना अभी कि भाई मैं 24 के 24 घंटे काम नहीं करूंगा, वही वाली पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज पीसी प्लस डब्ल्यू आर लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू टी प्लस का एम, डब्ल्यू टी प्लस का एम। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए जी, चलो आगे बात करते हैं। गाइस यहां से दो केसेस बनेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल पर तो समझिएगा। केस नंबर 1 पहले सारी चीजें समझ लेते, उसके बाद डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1, देखो मुझे ना डायग्राम बनाना है, मुझे अपना बजट कांस्टेंट का डायग्राम बनाना है। ठीक है, बट वो जो डायग्राम है डिपेंड करेगा इस नॉन लेबर इनकम पे। ठीक है, देखो अगर नॉन लेबर इनकम 0 है, मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसकी नॉन लेबर इनकम 0 है, जैसे कि मैं। ठीक है, जैसे कि मैं, मेरी नॉन लेबर इनकम 0 है, मुझे कौन दे रहा है पैसे? ठीक है, तो मुझे पैसे तो नहीं मिलने वाले। इसका मतलब मेरी जो बजट कांस्टेंट हो जाएगा वो पीसी प्लस डब्ल्यू आर लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू टी हो जाएगा। अच्छा गाइस, ये नोटेशन प्लीज ध्यान रखना, अभी मैं ऐसी बात कर रहा हूं, हो सकता है पेपर में नोटेशन बदल जाए, इट डिपेंड। ठीक है, ये हो जाए। अब गाइस मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, अगर आप डायग्राम टेक्निकली बात करते हो मेरे साथ में। सो जनरली जो एक्स एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस, हम वहां पे लेबर रखते हैं, या आप क्या रखते हो, टोटल टाइम, टोटल लेबर टाइम। ठीक है, टोटल लेबर टाइम का मतलब हो जाता है कि इसका जो एंडिंग पॉइंट होगा, इसका मतलब ये नहीं कि टाइम बढ़ता जा रहा, नहीं, कोई ना कोई यहाँ पे एंडिंग पॉइंट होगा। मान लो ये टी एक पॉइंट है, मान लो टी पॉइंट है, तो टी पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई मेरे लिए कितने टाइम्स अवेलेबल है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे आपने की सुनी होगी एलन मस्क के बारे में कि वो मेरे ख्याल से 20 घंटे काम करते हैं, तो उन्होंने 24 में से 20 घंटे काम किया, तो उनके पास जो 24 आवर्स थे वो ये थे। ठीक है, नहीं 24 आवर्स ही हो गए, उनमें तो इतना आवर्स काम कर रहे हैं। मैं हूं, मैं 24 में से 15 घंटे में 15 घंटे से आसपास काम करता हूँ रोज डेली बेसिस पे। ठीक है, तो मेरे लिए भी 24 घंटे ये रहेगा, लेकिन मैं 24 वो 15 आवर्स मेरे पीछे हो जाएंगे इधर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सबके टाइम अलग अलग रहेंगे, राइट। नहीं 24 इसलिए नहीं लिख रहा मैं जानबूझ के, क्योंकि ऐसा होता है ना, क्वेश्चन के हिसाब से स्लीपिंग आवर्स हटा के रखते हैं, या वो हमें जो आवर देते हैं वो वीकली बेसिस पे देते हैं कि हमें इतने घंटे काम करना है, या इतने घंटे हम काम के लिए अवेलेबल हैं। नाउ डिसाइड कि हमें आप इतने काम के कितने पैसे देते हो, और अगर हमारी मर्जी हुई तुम इतने काम की इतने टाइम में इतने घंटे काम करेंगे, क्योंकि हम इतनी विजिट लेंगे, एग्जाम्पल। ठीक है, तो दिस इज टी, टोटल टाइम अवेलेबिलिटी, नॉट 24, आपको टी लिखना है, और दिस इज बेसिकली कंजम्पशन, राइट। अब जरा समझिएगा यहां पे। अच्छा, यही टॉपिक आपको हॉलर वेरिएंट में भी है, पर वहां पे सिंबल्स डिफरेंट है। ठीक है, चलिए समझिएगा। इन केस मैंने, अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो टाइम है ना, टाइम, इसमें दोनों ही पार्ट्स आ जाएंगे, इसमें रेस्ट भी आ जाएगा, इसमें ही वर्क भी आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखना आपको। ठीक है, वर्क और रेस्ट इसी एक्सिस पे आएगा। अगर मैंने आर को रखा 0, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैंने आर को रखा 0, तो पीसी विच इज लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू टी, एंड कंजम्पशन हो गई हमारी डब्ल्यू टी बाय टी। अगर मैंने कंजम्पशन को रखा, सॉरी, अगर मैंने रेस्ट को रखा 0, ठीक है, अगर मैं आराम को रखा 0, ठीक है। अच्छा, आराम को 0 रखने का मतलब हो जाता है ये वाला। ठीक है, एक मिनट, आराम को नहीं, रेस्ट को नहीं रखते, एक वेट, टी और कंजम्पशन की चीज है ना यहाँ पे, W and R, if I put T equals to 0, okay, work equals to 0, consumption equals to 0. ठीक है, गाइस अगेन
टी, 2 पार्ट में डिवाइडेड, दैट इज रेस्ट, दैट इज वर्क। अब ऐसा सोचो यहाँ पर दिस इज बेसिकली कंजम्पशन, और यहाँ पे ना हम बेसिकली रेस्ट की बात करेंगे। देखो टोटल टाइम में से हम जो मैं पता है क्यों कंफ्यूज हुआ, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि हम यहाँ पे रेस्ट रखें या फिर हम यहाँ पे वर्क रखें, तो हम यहाँ पे रेस्ट को रखते हैं। जितना टाइम हम आराम करेंगे उसका रिमेनिंग पार्ट हम लोग बेसिकली काम कर रहे होंगे, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट। अब जनरली आप पहले हाइपोथेटिकल सिचुएशन में सोचो, इन केस अगर आपने यहाँ पर टी तो बेसिकली जीरो नहीं होगा, अगर आपने यहाँ पर इन दोनों का रिलेशनशिप देखते हो, इट इज बेसिकली कांस्टेंट, ये आपको कांस्टेंट है इन दोनों का, दैट इज आर का एंड कंजम्पशन का रिलेशनशिप देखो तो आपको क्या दिख रहा है, कंजम्पशन एंड आर का रिलेशनशिप कैसा। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, पीसी विच इज लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू टी माइनस का यहाँ पे डब्ल्यू आर। अगर आप इन दोनों का ऐसे रिलेशनशिप देखो और ये दोनों कांस्टेंट है तो आपको दिख रहा होगा कि ये इनवर्सली रिलेटेड है आपस में, ठीक है। अगर इन दोनों का रिलेशनशिप देखो तो दोनों आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। इन केस अगर आप डायग्रामेटिकली बात करो तो ये इससे डाउन स्लोपिंग कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए बहुत आसान भाषा में आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो, दिस इज नो डाउट इट्स P1 X प्लस P2 Y विच इज लेस देन और इक्वल टू इनकम। बजट लाइन से कंपेयर कर दो, दिस इज P1 और C, दिस इज P2 एंड R, यहाँ पे दिस इज होल इनकम। तो इसकी बजट लाइन डाउन स्लोपिंग होती है, दैट्स व्हाई ये भी आपको क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। व्हाट इट, मैं फिर बताता हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं आपके पास ये बजट लाइन है PC प्लस WR एंड लेस देन और इक्वल टू WT। अगर आप यहाँ पे PC रखते हो और उसको वहां ले जाते हो, ठीक है, तो आप इसमें और इसमें रिलेशनशिप देखो। पहली बात तो आपको पता है कि प्राइस एंड वेजेस आर कांस्टेंट, W and T are constant. Now the relationship between consumption and rest, no doubt. अगर R बढ़ता है तो ऑब्वियस बात है उसके बीच में रिलेशनशिप में मतलब प्लस दिख रहा है आपको, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स। तो कंजम्पशन में और नो डाउट रेस्ट में कैसा रिलेशनशिप है आपका, इनवर्स। इसलिए मैंने इसको डाउन स्लोपिंग बनाया। इसके मल्टीपल मेथड्स हैं, एक मेथड हमारा सेमेस्टर वाला भी होता है, ठीक है। वो जो मैं रखने वाला था ना जीरो, वो मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि भाई अगर मैं सेमेस्टर के बेसिस पे चलता हूं तो एंट्रेंस में ना डिफरेंट चीजें आ सकती है, मान लो सिंबल बदल जाए, कंफ्यूज, इसलिए मैं सिंबल के बेसिस पे बात कर रहा हूं, ठीक है। आसान भाषा में इसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, राइट। इसके बीच में बेसिकली इनवर्स, अगर आप उस पॉइंट पे भी अगर आप समझते हो, इन केस मैंने अगर आर को रखा जीरो इन केस, तो मेरी कंजम्पशन बेसिकली क्या हो जाएगी, विच इज लेस देन और इक्वल टू WT अपॉन में P, एंड समहाउ करने के मुझे इधर मिल रही होगी, बेसिकली मुझे भाई मैक्सिमम है, दिस इज माय टोटल अमाउंट, दिस इज माय टोटल पॉसिबल इनकम डिवाइड बाय प्राइस, तो दिस इज माय दैट पॉइंट WT अपॉन में P। और अगर मैं यहाँ पे कंजम्पशन को रखता हूँ जीरो, इफ आई पुट कंजम्पशन इक्वल्स टू जीरो, तो व्हाट इज R हियर, आप खुद सोचो। इफ आई पुट कंजम्पशन इक्वल्स टू जीरो, तो WR इज लेस देन और इक्वल टू WT, W से W गया, R किसके बराबर आ गया, ठीक है। तो नाउ दिस इज द पॉइंट, W प्लस टू T, ठीक है। मेरी ये बात समझ में आ गई। ये हमारे सेमेस्टर की नॉलेज हो जाती है, और हम जो टेक्निकली बात करते हैं एंट्रेंस लेवल की, तो हमें सिर्फ रिलेशनशिप देखना है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे M नहीं था, अगर M होता भी तब भी गाइस हम ऐसे ही बात करते, ठीक है। अच्छा, एक तो बात हो गई ये वाली। दूसरा आप मान के चलो यहाँ पे R होगा, T नहीं मानो, अब यहाँ पे R मानो, जितना R यहाँ पे आएगा, अच्छा मैं टोटल टाइम आराम कर सकता हूँ T, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके स्लोप की। स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन R, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन R। टेक्निकली अगर आप इसे भी देखो तो अगर आपको याद हो तो हम लोग बजट कंस्ट्रेंट का बजट लाइन के स्लोप की क्या बात करते थे, यहाँ P1X प्लस का P2Y इज इक्वल टू इनकम होता था। इसका जो स्लोप होता था वो बेसिकली P1 बाय P2 होता था। कहने का मतलब होता था कि कोएफिशिएंट ऑफ x एक्सिस वेरिएबल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y एक्सिस वेरिएबल। एम राइट हियर?
मतलब आप ऐसे देखो भाई, आपकी लाइन है लीनियर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस वेरिएबल होगा अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ वाई एक्सिस वेरिएबल होगा, वो उसका स्लोप होगा। ठीक है, वही बात अगर मैं यहाँ पे ले आऊं, लाइन है लीनियर, सी की पावर 1 है, आर की भी पावर 1 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट गाइस, एक्स एक्सिस वेरिएबल। मुझे बताओ एक्स एक्सिस वेरिएबल क्या है यहाँ पर, आर, आर का कोएफिशिएंट क्या है डब्ल्यू, वाई एक्सिस वेरिएबल क्या है यहाँ पे सी, उसका कोएफिशिएंट क्या है पी, तो दिस इज द स्लोप। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात? अब आपने ये समझ लिया। अब मैं इसको, ये केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 डिस्कस करके फिर मैं शॉर्ट में डिस्कस करूंगा, इसलिए मैंने आपको चैप्टर 16 बोला है स्नाइडर निकोल्सन में से। ये ऑनलाइन वालों को मेरी बात समझ में आ गई बेटा? कुछ नहीं करा है मैंने यहाँ पे, सिर्फ चीजों को इजी बेसिस पे सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए जी आगे आगे बात करते हैं। ये केस नंबर 1 था हमारे पास। केस नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो केस नंबर 2 में कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक चेंज है, जो एम है वो पॉजिटिव है। ठीक है, नॉन नेबर इनकम है, पॉजिटिव है। नाउ द बजट बिकम्स पीसी प्लस का डब्ल्यू आर विच इज लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू टी प्लस का एम, राइट? अब गाइस पहले ऐसा समझ लेना, अगर मैंने आर को लिखा 0, अगर मैंने लिखा आर को 0, ठीक है, तो व्हाट इज सी हियर, क्या ऐसे देखना, यस दैट इज डब्ल्यू टी प्लस एम अपॉन में टी। ठीक है, डब्ल्यू टी अपॉन में टी, बेसिकली ये चीज हमारे पास आ गई। अब मैं, एक बात तो ये हो गई, अब एक बात सोचो, अब इमेजिन करो, मान लो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं टोटल टी टाइम में से अपनी मर्जी से आराम कर सकता था। कभी कभी ऐसा डेफिनेटली हुआ है कि मेरे पास 24 घंटे हैं और मान लो बहुत ही नालायक हूं, 24 को 24 घंटे सोया हूं, तो हंसी आ गई। ठीक है, इमेजिनेशन। ठीक है, मान लो बहुत ही ज्यादा खराब इंसान हूं मैं और टोटल टाइम में आराम कर रहा हूं। भाई बात बताओ मेरा आराम कितना है, मैक्सिमम टी आर, अच्छा मिनिमम 0। ठीक है, मिनिमम 0। हाँ, आराम मिनिमम 0 तो वो तो हाइपोथेटिकल है, कभी नहीं हो सकता, हम आराम कुछ भी ना करें ऐसा ही नहीं। हाँ, आराम फुल टाइम हो सकता है, इतना अवेलेबल। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, पी सी प्लस डब्ल्यू टी प्लस का एम कैंसिल आउट, नॉट पी सी इज लेस देन इक्वल टू एम, और यू कैन से दैट सी इज लेस देन इक्वल टू एम बाय पी। यानी अगर मैंने फुल टाइम आराम भी करा था तब भी मैं कुछ ना कुछ कंज्यूम तो डेफिनेटली कर रहा था, एंड समटाइम्स दिस इज नोन एज। अब मुझे एक बात बताओ, पी ऑब्वियसली बात है कांस्टेंट वैल्यू होती है, एम ऑब्वियसली बात है कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब नॉन लिविंग इनकम। अगर ये पूरा कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली बात है पी भी क्या होगा और कांस्टेंट कंजम्पशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। एंड अगेन ऑटोनॉमस कंजम्पशन का कोई भी इको मीनिंग नहीं होता, नो इको मीनिंग। समझ आई मेरी बात आप लोगों को? देखो चीजें समझना, जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं वो चीज क्लियर होनी चाहिए बस आप लोगों को। ठीक है, मैंने, अच्छा केस नंबर 1 में भी जस्ट हमें ये डिस्कस करना है और केस नंबर 2 में भी हमें ये डिस्कस करना है कि फुल टाइम मतलब हम आराम मैक्सिमम और मिनिमम, उसके बेसिस बात करेंगे। अब मैं अगर डायग्राम बनाता हूं तो समझिएगा, दोनों ही डायग्राम, दोनों बातों का डायग्राम कैसे बनेगा इसका। दिस इज बेसिकली टी, और यहां मैंने मान लिया टी, और यहां मेरी कंजम्पशन हो गई। टी की एक एंडिंग पॉइंट मानेंगे हम लोग टी का। ठीक है, मैंने क्या बोला था, अगर मैंने फुल टाइम आराम कर लिया, अगर मैंने फुल टाइम, अच्छा लॉजिकल बात है, इफ आई बेसिकली रेस्ट फुल टाइम तो मेरा वर्क कितना होगा 0। आफ्टर वर्क भी मेरी कंजम्पशन कितनी हो रही है, इतने अमाउंट की, दैट इज दिस पॉइंट, दैट इज एम बाय टी। और अगर मैं इसको यहां ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो पहली बात तो ये होगी मेरी ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। ठीक है,
एक बात। उसके अलावा अगर मेरी कंजम्पशन टिल दैट पॉइंट है तो ठीक है, मैं फुल टाइम आराम कर लूंगा। अच्छा, आराम का मतलब ये नहीं कि तुम सो रहे हो, आराम का मतलब है तुम काम नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिकली बात करूं तो तुम लोग काम नहीं कर रहे हो कोई भी। मतलब क्या कर रहे हो इकोनॉमिक्स की नजर में तुम लोग सारे रेस्ट कर रहे हो उस टाइम, क्योंकि तुम लोग काम नहीं कर रहे हो। हम सीधी सीधी बात करते हैं, तो मैं काम करता हूँ, मैं आराम करता हूँ। अगर तुम लोग काम नहीं कर रहे हो, अब सोचो तुम लोग कुछ काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा एक अप टू दैट अमाउंट की ना ऑटोमेटिक कंजम्पशन है। बट अगर आप कहते हो सर मेरी कंजम्पशन इससे थोड़ी ज्यादा है, देन यू हैव टू वर्क बेसिकली। एंड देन जैसे जैसे आप वर्क करोगे वैसे वैसे आप वैसे वैसे आप रेस्ट करना कम कर दोगे। जितना आप काम कम करोगे, जितना आप आराम कम करोगे, उतना आपका काम की चीज बढ़ती जाएगी और काम क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, वर्क क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। वैसे वैसे कहते हैं आपकी कंजम्पशन बढ़ती जाएगी। तो अगेन दिस इज द इनवर्स रिलेशनशिप। लॉजिक समझ में आ गया? अब समझ में आओगे कंजम्पशन और रेस्ट की रिलेशनशिप। ठीक है, यानी यहां तक की बात आ गई। ठीक है, अब एक चीज और आती है, कुछ बच्चे पूछते सर इसके बाद क्या, तो ध्यान रखना इसके बाद एक डॉटेड पॉइंट है। ठीक है, दिस इज एंडिंग पॉइंट। इन केस अगर आप फुल टाइम आराम करते हो, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोलोनियस पॉइंट। मतलब वो कब होगा जब ये बात कंफर्म है आप फुल टाइम आराम कर रहे हो, और फुल टाइम आराम मतलब आपने बाय कैलकुलेशन डिसाइड करा है। समझ रहे हो? बाय कैलकुलेशन डिसाइड करा है, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आप फुल टाइम आराम करना पसंद करते हो तो उस पॉइंट को बोलते हैं पोलोनियस पॉइंट। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द पोलोनियस पॉइंट। एक बात। दूसरी चीज, इफ यू बेसिकली चूज टू वर्क फुल टाइम, अगर आप फुल टाइम आराम चूज कर रहे हो, आप ऐसा समझना, डीएससी वालों ने आपको प्लेसमेंट ऑफर करा XYZ अमाउंट। ठीक है, मैडम आपने बोला कि नहीं करना काम, प्लेसमेंट मना कर दी। क्या रीजन हो सकते हैं प्लेसमेंट मना करने के? एक मात्र रीजन होगा कि आपके जो डिजर्विंग अमाउंट है वो नहीं दे रहा है, जो इनकम सोच रहे थे आप लोग वो नहीं दे रहा है। इसका मतलब एक वेज पॉइंट ऐसा आया जहां पे आपने डिसाइड किया टू डू नॉट वर्क, काम नहीं करना। क्या करना है? मुझे आराम करना है। तो जिस पॉइंट पे तुम ये आराम करने का डिसीजन ले रहे हो, उस पॉइंट पे जो वेजेस होंगी उनको हम नाम देंगे रिजर्वेशन वेजेस। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा पॉइंट जहां पे आप डिसाइड कर रहे हो काम नहीं करना जी, मेरे को काम नहीं करना। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, एग्जांपल मेरे पास कोई बच्चा क्लास ज्वाइन करने आता है। ठीक है, और एग्जांपल कोई स्टूडेंट, और कोई बात है, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि सर फीस बहुत हाई है आपकी, पढ़ना तो है लेकिन फीस हाई है। तो मेरे पास सीधे आंसर क्या, भैया इससे कम नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या है, जो भी मेरी एक्सवाइजेड फीस है वो मेरा रिजर्वेशन अमाउंट है। क्यों? मैं नहीं कमाना पसंद कर रहा हूं, मैं बच्चों को नहीं एनरोल कराना पसंद कर रहा हूं कि मत आ भाई तू, समझ लो, लेकिन मैं फीस पे कम्प्रोमाइज नहीं कर। तो वो जो फीस का अमाउंट है, मान लो मैं फीस रखता 80,000 अनाउंस करता, 60,000 अनाउंस करता, और फिर डिस्काउंट देते 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 नीचे आ जाता, तो जहां पे मैं एंड करता वो मेरा रिजर्वेशन प्राइस होता। यस, हाँ पूछो। अलग अलग है। बेस प्राइस वो होता है जो मेरा डिसाइडेड अमाउंट होता है कि मुझे शुरुआत यहाँ से करनी है। आज आपको कोई ऑफर करे कि बेटा कितनी इनकम से स्टार्ट करोगे आप, तो आप एक अमाउंट बता दोगे आज। ठीक है, वो सेम रहेगा। रिजर्वेशन वो होता है जो ऑप्टिमम वैल्यू को सॉल्व करने के बाद आता है। आप ये सॉल्व कर रहे हो, आर एक व्हाट इज आर हियर, आर जो है आपकी क्वांटिटी है जिसका ट्रेड हो रहा है, ट्रेडेबल क्वांटिटी, तो वो तो आपके डिसीजन होगी ना। और बेस वाली चीज, बेस प्राइस, बेस अमाउंट, वो तो प्री डिसाइडेड होता है। ठीक है, कि मैं घर से निकल रहा हूँ 100 रुपए तो कमा के नहीं आऊंगा घर से, तो मेरा प्री डिसाइडेड अमाउंट है। ठीक है, मेरी ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा, अब 2-3 चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं, मैं बता देता हूं। कुछ नहीं है डायग्राम में। अगर मैं कंप्लीटली कुछ भी आराम नहीं कर रहा था, इसका मतलब मैं फुल टाइम काम कर रहा था। टी मेरा टोटल टाइम था, टोटल टाइम मल्टीप्लाई वेज, तो जो मेरी इनकम आएगी पूरी कंजम्पशन हो जाएगी, वाला एंडिंग पॉइंट। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं फुल टाइम आराम कर रहा हूँ, फुल टाइम आराम करने के बावजूद भी मेरी कोई कंजम्पशन आ रही है, उसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी पॉइंट ये वाला हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा आ गया। अगर मैं कुछ
कंजम्पशन और बढ़ाना चाहता हूँ, मान लो भाई का खर्चा कुछ एक्स्ट्रा भी है जो घर वालों को नहीं बता सकता भाई है ना, वो नहीं बता पा रहा घर वालों के मेरा कुछ खर्चा एक्स्ट्रा भी है, तो क्या करना पड़ेगा, भाई की कंजम्पशन इससे बढ़ रही है तो भाई को ना फिर ना पार्ट टाइम करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तो कंजम्पशन तो क्या होगा, रेस्ट कम होता जाएगा, जितना टाइम कम होता जाएगा आराम का उतना वर्क होता जाएगा, बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, बस ध्यान रखना इसके नाम ध्यान रखना, पोलोनेट पॉइंट और रिजर्वेशन वेज वाला पॉइंट। ठीक है, हाँ मैं आपको बता देता हूँ याली डॉटर लाइन का। देखो प्रैक्टिकल बात यह है कि अभी मैंने बजट लाइन बनाई है, अभी इस पे आईसी आएंगे। अच्छा, आईसी आने की खास बात क्या होती है, कहीं पर अगर आईसी की पॉसिबिलिटी है इसका मतलब आपको ट्रेड होने की पॉसिबिलिटी है, राइट है, आईसी कहीं आ रहा है तो ट्रेड होने की पॉसिबिलिटी है। अब बजट लाइन के पॉइंट से बताओ कि मैंने बोला कि मेरे पास टोटल 24 घंटे टी आवर्स अवेलेबल है, तो क्या मैं कभी भी, अच्छा एग्जांपल मैं फुल टाइम आराम कर रहा था तो फुल टाइम मेरे टी आवर्स थे, ठीक है, तो क्या मैं कभी भी टी आवर्स से ऊपर जा सकता हूं, मान लो मेरे पास 24 घंटे हैं, ठीक है, या मेरे पास 10 साल है या 20 साल है, एग्जाम्पल कुछ ईयर तो कुछ डेज है, तो इसके ऊपर नहीं आ सकता। तो ध्यान रखना ये वो एरिया है जहां पे ट्रेड नहीं होगा, आप चाहो तो इसको मत ड्रॉ करो, चाहो तो डॉटेड ड्रॉ कर लो, ठीक है, पूछा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या आ गया गाइस, इधर आ गया बेसिकली हमारे दोनों केसेस की बजट लाइन। अगर नॉन लेबर इनकम 0 होती तो ये टी वाली बात यहाँ पर होती, इसी पॉइंट को बोलते हैं। उसके बाद हाँ, नहीं, इस पॉइंट पे जो देखो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है R इक्वल टू टी, तो R इक्वल टू टी किस बेसिस पे आया होगा, भाई आपने कंपनी वालों को मना कर दिया मुझे काम नहीं करना आपके साथ, तो वो आपने आराम को चूज किया, तो जिस सैलरी पे आपने आराम को चूज करा है उस सैलरी को रिजर्वेशन सैलरी बोलेंगे, ठीक है, रिजर्वेशन सैलरी। अब ऑब्वियसली बात है कुंदन पे चाहिए, अब उसको तुम जॉब ऑफर कर रहे हो तो उसकी बेस की जॉब ऑफर करनी पड़ेगी ना आपको, उसको तुम 100 करोड़ दोगे वो मना कर देगा, तो ऑलरेडी वो 500 करोड़ से ऊपर कमा रहा है, वो टेंशन में आ गई वो मना कर देगा, वो हाँ मना कर देगा वो। इवन कुंदन पिचाई की इनकम 2000 करोड़ के आसपास इस टाइम, कुछ 500-550 करोड़ को इन हैंड मिलता है, ठीक है, इन हैंड एनुअली, बाकी 1400-1500 करोड़ उसको शेयर मिलते हैं, शेयर, ठीक है, तो करोड़, ठीक है, तो वो एक टाइम ऐसा था जब उन्होंने खुद मना कर दिया था अभी कि मुझे क्यों दे रहे हो, इनकी मुझे जरूरत नहीं, इतना कमा लिया मैंने, बच्चे ज्यादा मेरे हैं नहीं, ठीक है, आगे जनरेशन जो बड़ी वो भी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, मेरी 7 जनरेशन बैठ के खाएगी, ठीक है, वो है, तो जो 7 जनरेशन दिल्ली थोड़ी रहेगी आके। अच्छा आगे बात करूं गाइस में, अब जो गाइस समझना यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे सारी बजट लाइन बनाई है ना, ऐसे गाइस यहाँ पे प्रेफरेंसेस आएंगे, ठीक है, प्रेफरेंसेस आएंगे सारे के सारे यहाँ पे प्रेफरेंसेस, प्लीज समझिएगा इधर, प्रेफरेंसेस है इधर, प्रेफरेंसेस का मतलब हम लोगों के पास में 2 चीजें हैं, एक कंजम्पशन है, एक आर है जिसको हमें ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, एक कंजम्पशन है और एक आर है यानी रेस्ट है। अगर मुझसे को पूछे व्हाट इज लेबर सप्लाई, तो फॉर्मूला उसका होगा टोटल टी माइनस का आर, ठीक है भाई, बातें नहीं, टोटल टी माइनस का आर। और अगर मुझसे पूछा जाएगा भाई कंजम्पशन, तो भाई सारी वैल्यूज को बजट काउंट में पुट कर देंगे, ठीक है। एक बात इंफॉर्मेशन के नाम पर अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे एग्जांपल, तो हमें यहाँ पे प्राइस गिवन हो सकता है, तो प्राइसेस हो गया, हमें यहाँ पे वेज गिवन हो सकती है, हमें यहाँ पे नॉन लेबर इनकम गिवन हो सकता है। मैं आपको जनरल लेवल पे बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक क्या चीजें अवेलेबल होगी, ठीक है। उसके बाद में टोटल टाइम अवेलेबल होगा, मान लो टी आवर्स मुझे टोटल टाइम अवेलेबल है, ठीक है। अब अगेन 2 बातें हो सकती है यहाँ पे चीज कि एक तो पूछा जा सकता है कि सॉल्व फॉर ऑप्टिमम, ठीक है, एंड दूसरा होगा अगेन सॉल्व फॉर ऑप्टिमम फॉर ओवर टाइम,
मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आज की क्लास में और कमिंग क्लास में। ठीक है, आज वाली क्लास में जितना होगा डिस्कस करेंगे। विल ट्राई कि कल हम लोग लेबर मार्केट के और क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है, जितने भी हो सकते हैं। तो ओवर टाइम वाला, ओवर टाइम का कंसेप्ट आप समझ लीजिएगा। ये अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर क्वेश्चन देखो तो ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ओवर टाइम का। ठीक है, प्रेफरेंसेस के नाम पे पहले आप ये देख लो। अब देखो एक क्या आएगी गाइस, मैंने आपको कंज्यूमर थोड़ी सिखा दिया। अब आपको ना कोई भी टॉपिक समझना है तो बस टॉपिक को ही समझना है, कैलकुलेशन पे रुक जाना है। देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 है यूटिलिटी विच इज द फंक्शन ऑफ आर कॉमा सी दैट इज सी टू द पावर अल्फा या आर की पावर अल्फा सी की पावर बीटा। ठीक है, सेकंड आर प्लस का 2c मिनिमम ऑफ आर कॉमा सी रूट में आर रूट में सी एंड सो ऑन। जितने भी आपने प्रेफरेंसेस मेरे साथ वहां सीखे थे, जहां जहां आपका एक्स और वाई था, उन सब जगहों से आप क्या हटा दो, एक्स वाई को आर सी में रिप्लेस कर दो। यानी अब सब क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गए। एक ही क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, बजट लाइन। वहां पे बजट लाइन गिवन होती थी P1x प्लस का P2y टू एम, जिसमें इनकम और प्राइस गिवन होता था। यहाँ पे बजट लाइन थोड़ी बदल गई है। यहाँ की जो बजट लाइन है वो क्या है, PC प्लस WR विच इज लेस देन और इक्वल टू WT प्लस का M, जनरल बजट लाइन। ठीक है, तो वो तो गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। तो हम लोग एक काम करते हैं आसान करने के लिए, बहुत आसान करने के लिए, पहले जनरल डिस्कशन कर रहे थे प्रेफरेंसेस के बारे में। ठीक है गाइस, पहले जनरल डिस्कशन करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। और एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स ऐसी मान लेते हैं। मान लो मेरा प्रेफरेंस ये है यूटिलिटी इक्वल्स टू PR। ठीक है, जनरल, और वेज दे रखी है इन्होंने यहाँ पे मुझे 10। ठीक है, नॉन लेबर इनकम दे रखा है मुझे इन्होंने एग्जाम्पल 100। ठीक है, टोटल टाइम दे रखा है 168। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल में ये अमाउंट डिजिटल मैं ऐसे ले रहा हूँ। ठीक है, एंड ये हो गया, क्या क्या हो सकता है, प्राइस दे रखा है यहाँ पे 1। ठीक है, एंड नाउ ये वही सारी चीजें पूरी हो गई ना, WTMP, ये चीजें होनी चाहिए थी, बाकी आर और सी तो निकालना है। अच्छा, अब यहाँ पे ओवर टाइम वेज दे रखी है 15। ठीक है, सॉल्व क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना गाइस, देखो ये तो मैंने बस ऐसे लिख दिया था, मतलब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे राइट, तो प्रैक्टिस पर्पज से बता रहा था बस मैं आपको। बस मैं ना आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहता हूं इस पॉइंट पे कि आपको चीजें आती हैं बस। ओके, नाउ पहली चीज है कंस्ट्रक्ट द बजट कंस्ट्रेंट। पहली चीज कंस्ट्रक्ट द बजट कंस्ट्रेंट। सेकंड, solve for MRS between consumption and rest। solve for, अच्छा एक चीज, solve for optimum value of labor supply, rest and consumption। solve for overtime income, overtime work। ठीक है, ये सॉल्व करिए। अच्छा, इसके पहले 3 पार्ट आप सॉल्व कर लीजिए, वो मैं नहीं कर रहा। ठीक है, पहले 3 पार्ट आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है गाइस, ऑनलाइन वाले भी पहले 3 पार्ट आप लोग सॉल्व करिए, इजी है, फिर मैं कराता हूं।
हाँ बेटा श्रेयन सही कह रहे हो आप, बाकी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। इतने मैं बस ये लोग वेट सॉल्व कर रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ उन लोगों का। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे शायद 4 पार्ट सॉल्व करना चाहिए। अच्छा सारा करना चाहिए, चलो मैं सारा करता हूँ, कोई नहीं, कोई इशू नहीं, मुझे पता है। हाँ तो बच्चा तो चलिए मैं शुरू से कर देता हूँ। चलिए देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, आंसर मुझे नहीं पता, मैं तो ये चीजें अपने पास से लिखे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, फिर कॉस्ट से कर लेंगे हम लोग, है ना। देखो कहते हैं कंस्ट्रक्टिव बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है। बेसिकली जब भी बात करते हैं बजट कंस्ट्रेंट की, जब भी हमसे कहते हैं बजट कंस्ट्रेंट, तो उसका मतलब क्या होता है, जनरल फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला होता है पीसी प्लस डब्ल्यू आर विच इज लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू टी प्लस का एम। ध्यान रखना ये क्वेश्चन अगर आईएसआई का है, मोस्टली आईएसआई जैसी यूनिवर्सिटी पूछती है। हाँ इतना इजी वे में, इतनी आसान भाषा में तो पूछने वाले वो लोग है नहीं, कुछ खतरनाक। और मैं आपको बात बता दूं, ऐसे क्वेश्चन आईएसआई वालों ने 2019, 2020, 2021 खूब भर के पूछे हैं, ठीक है, मिक्स करके। तो ध्यान रखना फिर आपको पूरी डिराइव करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको सिखाया था ना कि पी सी लेस देन इक्वल टू व्हाट, जो भी आपने सॉल्व किया था वहां से, मान लो ये आ गया, तो अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। पी यहाँ पे 1 दे रखा है, ये यहाँ पे 10 दे रखा है, ये आर है 168 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस का 100, ये हो गया सी प्लस का 10 आर विच इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया 160 यानी 1780, ठीक है। तो ये आपके बजट कांस्टेंट हो गई। स्लोप पूछा नहीं किसी ने, स्लोप ऑफ बजट कंस्ट्रेंट वो हम निकाल देते हैं, फॉर्मूला आपको पता है डब्ल्यू बाय पी होता है, डब्ल्यू यहाँ पे 10 दे रखा है तो स्लोप यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। चलिए जी स्लोप यहाँ पे 10, स्लोप फॉर्मूला होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस वेरिएबल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई एक्सिस वेरिएबल। ये बात मेरी यूनिवर्सल है, हमेशा काम आएगी। स्लोप का फॉर्मूला होता है, लेकिन किसका, लीनियर स्लोप का, लीनियर लाइन का, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस वेरिएबल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई एक्सिस वेरिएबल। ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस वेरिएबल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई एक्सिस वेरिएबल। एक्स एक्सिस पे हमेशा आर होगा, वाई एक्सिस पे हमेशा कंजम्पशन होगा, ठीक है। चलिए पहली बात ये होगी। दूसरी चीज कहते हैं कि एमआरएस का फॉर्मूला आपको पता होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एक्सिस वेरिएबल, एंड व्हाट इज एक्स एक्सिस वेरिएबल, दैट इज आर। एक्स एक्सिस पे आर होगा, आर मतलब आर के डिसीजन होंगे इधर टू बेसिकली रेस्ट फॉर टी आर और फॉर 0 आर, ठीक है। टी और 0 में गेम चलेगा। एम यू बाय वो एम यू ऑफ सी, तो बेसिकली अगर देखो तो ये सी बाय आर, तो एम आर एस का ये हो गया सेकेंड पार्ट, ठीक है।
थर्ड पार्ट वो कहते हैं हमसे सॉल्व फॉर इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आप लोग लेग्रांज मल्टीप्लायर लगाओ, ठीक है, यहाँ पे आप लोग लेग्रांज मल्टीप्लायर लगाओ। जी कोई मुझे बताओ कुछ बात सही। यहाँ पे मुझे लेग्रांज मल्टीप्लायर लगाना है, दैट इज पी आर प्लस लैम्डा एंड ये 1780 माइनस का सी माइनस का 10R, ठीक है, 1780 माइनस का सी माइनस का 10R, राइट। ये आ गया। आप राइट आप खुद सॉल्व करो आगे तक इसको, ठीक है। सी में डिफरेंशिएट करो, आर में डिफरेंशिएट करो, लैम्डा में डिफरेंशिएट करो, ठीक है। हो गया, चलो तो अब बात समझ में आ रही है, ठीक है। और शायद आपने सेमेस्टर में भी करा हुआ होगा, यही लैंग्वेज करी थी। अब वो आर बार करा होगा ना, कैसे किया सेमेस्टर कर में कराया आपने, सेमेस्टर 3 में। अच्छा वहां तो था सिलेबस में लेबर मार्केट। अच्छा वो ऑनलाइन पेपर हुआ करते थे हमारे, अच्छा मैं भूल गया था। ये बढ़िया है, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे और थोड़ा डाउट में हो, अच्छा ऑनलाइन वाले हो, हाँ ठीक है। फिर भी चलो अच्छी बात है, अगर तुम फिर भी कर रहे हो, इंटेलिजेंट हो, किसमें पढ़ते हो? चलो अच्छा आंसर बता दो, व्हाट इज सी, बेटा बता दो सी। अच्छा आप वो कह रहे हो, नहीं सी बता दो मुझे। चलो मैं समझ गया आपकी बात, आप ये कह रहे हो मुझे, ये आपने सी में किया आर प्लस का लैम्डा माइनस का वर्ग, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई आर, है ना। सिमिलरली आपने इसको डिफरेंशिएट किया सी, तो लैम्डा आ गया, एंड दोनों को इक्वेट कर दिया आपने, c/10 इज इक्वल टू r, c हो गया 10R, ठीक है। नाउ ये बजट लाइन थी मेरी, बजट कांस्टेंट था c प्लस 10R। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब मैं थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी लगाऊंगा, और जब मैं न्यूमेरिकल बात कर रहा हूं तो इक्वालिटी लगाऊंगा, ठीक है। तो ये थी 1780, ठीक है, एंड मैंने इसको लगाया फिर 10R प्लस का 10R एंड दिस इज 20R, एंड थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। R की वैल्यू हो गई यहाँ पे 60 कितनी, नहीं सॉरी 89। कैलकुलेशन करिए बस, R आ गया 89, यानी 168 R में से मैं 89, हाँ 89 R आया है यहाँ पे, R यानी रेस्ट, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, मुझे बेसिकली सॉल्व करना है कंजम्पशन। तो व्हाट इज कंजम्पशन हियर, 10 into R 890। व्हाट इज लेबर सप्लाई, टोटल टाइम माइनस का R यानी 168 माइनस का 89, कितना आ गया जी? क्या नहीं आया, कितना 168 माइनस का 89, अरे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो भाई, कितना आ रहा है बेटा, ऑनलाइन वाले बेचारे बच्चे बताते हैं। सेवेंटी नाइन ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे बेसिकली लेबर सप्लाई, ठीक है। अच्छा अब पता नहीं, ये मतलब थर्ड पार्ट सॉल्व हुआ है, अब बात आती है फोर्थ पार्ट की। तो पहले आप यहां तक कंफर्म हो जाओ, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा फोर्थ पार्ट की। नहीं आपके अगर देखो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है,
तो आप बेटा वही MR इक्वल टू प्राइस रेशियो के हिसाब से कर सकते हो। हाँ मैं नहीं, फर्स्ट डेट इक्वल टू 0, हाँ जो तुम जो आंसर सेम आ रहा है। देखो सुनो, अगर ये पेपर सब्जेक्टिव है तो यूज लेग्रांज ऑलवेज, ये कंफर्म है अगर सब्जेक्टिव है। और अगर ये पेपर ऑब्जेक्टिव है तो भाई कोई नहीं पूछने वाला तुमसे क्या यूज करा तुमने, ये वो मेथड है, ये लेग्रांज से हमेशा सही आएगा। कभी मान लो कोई शॉर्टकट होते हैं, अब जैसे मैं कोई फॉर्मूला बता दूं शॉर्टकट है, बट शॉर्टकट कोई स्पेशल जगहों पे लगेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा और हर जगह अप्लाई होगा और आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है बेटा, अब जो फोर्थ पार्ट है इसका डिस्कशन, हाँ उसमें ना है क्या, पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा गाइस ओवर टाइम के बारे में। पहले आप नोट वोट कर लो जो नोट कर रहे हो, हाँ आराम से कर लो नोट, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, आगे बात करें। चलिए जी, पहले आप ओवर टाइम का मीनिंग समझ लेना गाइस जनरली बेसिस पर। देखो अच्छा, इस क्वेश्चन को बेस बनाना, इस क्वेश्चन को बेस बनाना, इससे ओवर टाइम समझना। एक्चुअली हुआ क्या था कि मान लो मैं था, ठीक है, मैं वर्कर हूं, ये मेरी बात हो रही है, ठीक है, ये मेरी बात हो रही है, फिर असर है वो, ठीक है। अब मान लो मुझे कहा गया कि भाई ऐसा है कि तुम्हारे पास में टोटल 168 आवर्स हैं टोटल वीकली, तुम्हें काम करो, तो मेरे पास आर्ली बेसिस पर काम करो, मैं तुम्हें 10 रुपए पर आवर जो है वेज दूंगा। मैंने ठीक है, कहता आप सारे आवर्स काम कर लो। मैंने कहा नहीं यार सारे आवर्स तो नहीं करूंगा, क्यों, ये जो डिविजन ऑफ आवर है ना वो मेरी इस पर बेस्ड है, मतलब यार मुझे ऐसे करना पड़ना है। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बात करते हैं। उन्होंने बोला ठीक है, मैं ना चलो तुम मेरा वर्क कर लो। मैंने क्या करा, मैंने 168 आवर्स में से, अगर मैं आपसे यहाँ पे डायग्रामेटिकली बात करूं तो मेरे पास जो पूरा क्वेश्चन था, ठीक है, जो पूरा क्वेश्चन था उसके हिसाब से मैंने ये एग्जांपल लगाई। मैं बजलाइन पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, वो क्या थी, C प्लस का 10 आर इज इक्वल टू 17, ठीक है, ऐसा कुछ था, ठीक है ना गाइस। तो मान लो अगर R 0 भी है ना तो कंजम्पशन कितनी है 1780, तो ये 1780, ठीक है। और अगर मान लो मेरी जैसे अगर मैं उस हिसाब से बात करूं क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहाँ पे एक नॉन लेबर इनकम भी गिवन है, और नॉन लेबर इनकम का मतलब हो जाता है ये कि अगर मेरी इनकम 0 भी है ना, अगर मैं टोटल टाइम आराम नहीं कर रहा हूं, मान लो फुल टाइम अगर मैं आराम कर रहा होता है ना, तब जो मेरी कंजम्पशन होती है वो 100 के बराबर होती, ठीक है, ये बात तो सबको पता है, ठीक है। तो ये मान लो 100, दिस इज बीटा 1 नॉर्मली या जनरली इन द सब फॉर्म, ठीक है। अच्छा, ये टोटल था 168 टोटल टाइम, ठीक है। अच्छा, इस बीच में मैंने ये करा, मेरा ये जो आईसी है वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैंने क्या किया, मैंने अपनी मर्जी से कुछ एसआईपी बना ली अपने लिए, ठीक है, और मेरे को जो ऑप्टिमम मिला यहाँ पर वो समहाउ कहीं यहाँ पर मिला। एक एग्जांपल इधर, मेरे पास टोटल टाइम थे आराम करने के लिए, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने इतना टाइम बेसिकली ये टोटल टाइम आराम के लिए गया था, आर यहाँ तक होता, आर कम हुआ होते मेरा आर ही आया। बेसिकली मैंने आर सॉल्व किया तो जो आया ना आर, वो ये वाला आर है, वो ये वाला आर है, ठीक है। और ये क्या है, ये मेरा वर्क है, मतलब मैंने 168 आवर में से इतना मैंने मतलब काम कर लिया। तो मतलब जो हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ क्वेश्चन के हिसाब से ये 79 है और ये आर कितना था 89, ठीक है।
वो कैलकुलेट उसमें मत जाना, मतलब ये गैप से मत जाना, ठीक है, वो जस्ट बनाने से मिस्टेक हुई होगी। अब बात क्या हुई, मैंने बोले जी ठीक है, अगर तुम मुझे 10 रुपए इनकम दोगे ना वेज पर वेज, तो मैं 79 आवर्स काम करूंगा, बाकी टाइम मेरा आराम है, टाटा सी बाय बाय। उन्होंने बोला रुक भाई रुक, मेरा कुछ काम और रह गया भाई, थोड़ा बहुत और काम कर दे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। जब हम लोग वहां पढ़ाते थे या कहीं पर भी हम लोग वर्कर्स को ओवर टाइम जबरदस्ती ऑफर करते हैं, भैया प्लीज काम कर लो, हाथ जोड़ते हैं, हमारा माल जाना है। ऐसे ही होता है फैक्ट्रीज में, ठीक है, हमारा ये काम होना वो काम होना। मेरा ठीक है चलो मैं कर लूंगा। अब मुझे तुम एक छोटी चीज बताओ, डिसीजन जो उन्होंने मुझे 15 रुपए ऑफर करें, क्या वो टोटल 168 आवर्स के लिए ऑफर करें? जितना ओवर टाइम, अच्छा ओवर टाइम के पॉइंट से अब मेरे पास टोटल कितने टाइम अवेलेबल है? पहले मेरे पास अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम क्या था? 168 है ना, उसमें मैंने डिसीजन ले लिया। अब मुझे और काम करना, वो जो और काम करना है, उस और काम का जो आवर्स चूज करने, वो कितने आवर्स में से चूज करने हैं मुझे? 89। तो नाउ दिस इज माय एंडोमेंट, न्यू एंडोमेंट। तो नाउ दिस पॉइंट, जो पहले ये वाला पॉइंट हुआ करता था हमारा, ये पॉइंट हमारा, अच्छा मैं एक नाम और दे देता हूं इसको, एंडोमेंट। नहीं, तुम समझे नहीं मेरी बात। 168 टोटल टाइम था मेरे पास, ठीक है, उसमें से मैंने 79 आवर्स काम कर लिया, खत्म। अभी मान लो ये डायग्राम हटा दो, खत्म, इसकी तो बात ही नहीं होगी। इसके पैसे लेके मैं निकल भी गया, मैंने पैसे भी ले लिए इसके, ठीक है, टेक्निकली इस डायग्राम को भूल जाओ। अब डायग्राम होता है यहां से ये और ये, ठीक है। अब डायग्राम इतना बचता है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मेरे पास टोटल एंडोमेंट ऑफ आर कितना है? 89 आवर्स। So now this becomes my new endowment, ठीक है। अब अगर मैं कुछ घंटे काम भी करूंगा तो वो इसमें से डिसाइड होगा ना, मेरी मर्जी कितने घंटे मैं काम करूं। अब मुझे एक बात बताओ, ये पहले मेरी बज लाइन हुआ करती थी, इस बज लाइन का स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था? W/P, और W क्या था पहले? 10। पहले ये पूरी मेरी बज लाइन हुआ करती थी, इसका स्लोप 10 हुआ करता था, लेकिन आफ्टर सम टाइम बज लाइन इतनी टूट गई, यहां में रुक गया, यानी यहां तक का जो स्लोप है वो 10 है, ठीक है। बट आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं न्यू बजट लाइन, समझना गाइस, अगर मैं बात करूं न्यू बजट लाइन, ठीक है, उसके लिए मेरा स्लोप क्या हो गया? मेरा वेज कितना हो गया? 15, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? W। तो मेरा जो यहाँ पे न्यू स्लोप होगा वो 15 है, विच इज ऑब्वियसली बात है मोर देन 10, तो ऑब्वियसली बात है इससे स्टीपर। तो क्या होगा यहां से न्यू बजट लाइन, लेकिन वो बजट लाइन जनरली किंग बन गई है। मतलब अगर मैं पहले डिसीजन इसी का लूं तो मेरी यहां से बनेगी ये वाली, ठीक है, ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो दिस इज माई न्यू बजट लाइन, ये वाली, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है, वाई बेटा देखो